हेलो फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, हम पेन ड्राइव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्सेज में जीएस के पोर्शन में मध्यकालीन इतिहास को कवर करा रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत में इस्लाम का आगमन। इस वीडियो की पार्ट 1 हमने आपको दे दिया था, पहले ही आप लोग देख चुके हैं। आज बारी है इस वीडियो की पार्ट 2 को देखने की, और इस पार्ट 2 के वीडियो में हम जानेंगे तुर्कों के आक्रमण के बारे में। तो दोस्तों, उत्तर भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो उस समय कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं रह गया था, और लगभग 11वीं शताब्दी में पूरा उत्तर भारत 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे राजनीतिक इकाई और राज्यों में बंट चुका था, और हर राज्य या हर इकाई में कोई छोटे बड़े राजा या सामंत शासन किया करते थे, जिसमें ज़्यादातर लोग राजपूत थे। इसी वजह से इस 11वीं शताब्दी को हम लोग राजपूत युग के नाम से भी जाना करते हैं। और ये सभी शासक अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए राज्य के विस्तार में लग गए, और इसके वजह से क्या हुआ कि सब एक दूसरे पे हमला अटैक करना शुरू किए। तो वहाँ पे पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था बढ़ जाती है, और जब राजनीतिक अर्थव्यवस्था या माफ़ कीजिएगा राजनीतिक अव्यवस्था जब बढ़ती है तो उस समय ज़रूरत थी भारत में किसी केंद्रीय सत्ता की। लेकिन ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता भारत में रह नहीं गई थी। जो समाज था उत्तर भारत का वो जात पात भेदभाव पे आधारित हो चुका था। जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कठोर हो चुकी थी। तो उन दिनों क्या हुआ, जब तुर्कों का आक्रमण होता है दोस्तों, तो तुर्कों के आक्रमण के समय जो छोटे बड़े राजा और सामंत हुआ करते थे, जैसे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य, इस तरीके के बहुत सारे राजपूत वंश के राज्य थे। लेकिन क्या हुआ कि इसी समय तुर्कों ने क्या किया, तुर्कों में कौन, जिनका साम्राज्य कहाँ था, ईरान में, ये आप देख रहे हैं उसके बगल में अफगानिस्तान, और उसके अलावा तुर्किस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिनका साम्राज्य ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब में था। ये सब लोग क्या करते हैं, भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया करते हैं। तो भारत पे आक्रमण करने की जो शुरुआत होती है वो महमूद गजनवी से हुआ करती है। तो महमूद गजनवी की दोस्तों अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी आपके अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, और वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। तो अफगानिस्तान के एक छोटा सा राज्य था, वहाँ का एक स्वामी था ये, और ये राज्य क्या था, जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य थे, और जो इसके शासक होते थे उनको हम लोग सुल्तान बोला करते थे, और इनके राज्यों को हम लोग सल्तनत बोला हम लोगों ने। तो तुर्क के लोगों के द्वारा सबसे पहला जो बड़ा हमला होता है वो गजनी राज्य जो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में कहाँ, गजनी राज्य में। गजनी राज्य के एक छोटे से राजा थे जिनका नाम महमूद गजनवी था, और ये तुर्क के रहने वाले थे। इन्होंने भारत पे पहला हमला किया। अच्छा, ये हमला ज़रूर करते हैं, लेकिन इनका इरादा भारत में कब्जा जमाने का या भारत में शासन स्थापित करने का नहीं था। इनका जो सपना था वो ये था कि इनके अफगानिस्तान में जहाँ पर इनका साम्राज्य है उसके अगल बगल के जितने भी तुर्क के राज्य थे या देश थे उन पे कब्जा जमाना था। जैसे कि आपका ईरान हो गया है, अफगानिस्तान ले लो, खुरस्तान ले लो। तो इन सभी जो दूसरे तुर्क के राजा थे इन सबको हरा करके गजनी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की बढ़ाना चाहता था, लेकिन इसका इरादा भारत में शासन करना नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि अगर भारत में शासन करना इसका इरादा नहीं था तो ये भारत पे हमला किया क्यों, किस लिए? तो ये इसलिए भारत पे हमला करता है क्योंकि उसको इन सभी अपने आसपास के साम्राज्यों को कब्जा जमाने के लिए, कॉन्करर करने के लिए सैन्य सेना को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सैनिक और उनके हथियार वगैरह और युद्ध के लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं उन सबको कलेक्ट करना था, और उसको कलेक्ट करने के लिए उसे बहुत ह्यूज अमाउंट में धन की आवश्यकता थी। तो उसने क्या किया कि सन 1000 से दोस्तों लगभग 1025 तक वो भारत में आता है, और लगभग 17 बार क्या करता है, हमला किया करता है। ये आप अपने स्क्रीन पे महमूद गजनवी की एक छोटी सी तस्वीर आप देख पा रहे हो। तो इसने क्या किया कि 17 बार हमला किया। तो उसने कई सारे राजाओं को हराया, और हरा करके उनको क्या करता था, उनको जो उनका धन हुआ करता था राजा का, वो धन को ये अपने कब्जों में ले लिया करते थे, और उन सभी मंदिरों पे और बौद्ध मठों को ये तोड़ दिया, लूट लिया। जिन मंदिरों और जिन बौद्ध मठों में धन दौलत बहुत ज़्यादा, बहुत ह्यूज अमाउंट में हुई। लेकिन इसके सबसे बड़ी जीत या सबसे आक्रामक जीत जो हम बोलते हैं वो था 1025 में सोमनाथ के मंदिर की जीत हम लोग मानते हैं, जो इसने 17वीं बार
जो आक्रमण वो करता है सन 1025 में, तो वो करता है सोमनाथ मंदिर में किया करता है। अगर सोमनाथ मंदिर को लूटता है, वहाँ से उसको बहुत अपार धन दौलत मिला करता है। अगर सोमनाथ मंदिर की बात करें दोस्तों, तो ये सोमनाथ मंदिर आपके गुजरात में है। ये मैप में आप देख रहे हैं, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के एक स्थान है जिसको हम लोग वेरावल बोलते हैं। इस वेरावल स्थान में क्या है, ये आपका सोमनाथ मंदिर है। ये मैपिंग में आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैप में गुजरात का ये आपको मैप दिख रहा है। यहाँ पे ये जो बिंदु है, जहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपका सोमनाथ मंदिर स्थापित है। लेकिन क्या हुआ, और ये सोमनाथ मंदिर जो पॉपुलर है, ये पॉपुलर होने का कारण ये था कि ये जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इस मंदिर पे क्या हुआ कि कई बार लोगों ने आया और कई सारे लोगों ने इस पे हमला किया, बहुत इसको नुकसान पहुंचाया। मतलब मंदिर पूरी तरह से टूट फूट गया था। लेकिन वर्तमान में जो ये हम सोमनाथ मंदिर हम देख पा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है, ये जो वर्तमान में सोमनाथ मंदिर हुआ, इसको बनवाने का, इसका निर्माण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से होता है। और भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से 11 मई 1951 में, कब 11 मई 1951 में यहाँ के ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाती है। ये उस समय जब स्थापना की जा रही थी, उस समय की एक छोटी सी तस्वीर है जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद ये एक तस्वीर है जहाँ पे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर रहे हैं। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमारा आते हैं अलबरूनी के बारे में हम जानते हैं। तो अगर अलबरूनी के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, तो अलबरूनी क्या कहता है, महमूद के भारत आक्रमण के समय उसके साथ बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ या भूगोल विद्वान, खगोलज्ञ या दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, या कह सकते हैं किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी भी भारत में आया करता है। अलबरूनी का अगर हम पूरा नाम देखें तो उनका नाम है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, और इनका जन्म दोस्तों 1973 में हुआ करता है और इनकी मृत्यु 1048 में हुआ करती है। जो अलबरूनी था ये गजनवी का समकालीन था, उसी के कंटेम्प्रेरी में आया हुआ था, और उसने भारत में आकर के भारत में संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी किया करता है। और अलबरूनी ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, उस बुक का नाम था दोस्तों तहकीके हिंद, जो 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में और भारतीय समाज के रीति रिवाज और तौर तरीकों के बारे में एक विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। ये जो आप सामने फ्रंट पे आप लोगो देख रहे हैं, ये इसकी लिखी हुई बुक तहकीके हिंद की एक फ़ोटो है। और अलबरूनी के बारे में अगर लोग कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ा विद्वान था, ठीक है दोस्तों, और उसने बहुत सारी किताबों को उसने लिखा, जिसमें से जो प्रमुख किताब है या बहुत फेमस किताब है जो भारत के 11वीं शताब्दी के समाज की जानकारी दिया करता है, उस किताब का नाम था तहकीके हिंद। ठीक है दोस्तों, तो उसने अपने तहकीके हिंद में भारत के समाज के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें उसने बताई, जिसको हम कुछ अगर बिंदुओं के हिसाब से अगर समझना चाहें तो वो मैं आपको बताता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जहाँ भारत में विदेशियों के प्रति लोगों का विचार बहुत संकुचित था और विदेशी तौर तरीके और पहनावों को ये लोग क्या करते थे, पसंद नहीं किया करते थे। इसी कारण जो विदेशी लोग भारत में थे उनको भारतीय लोगों ने मलेच्छ उनको बोला। और भारत के लोग क्या करते थे कि ये अपने ही पारंपरिक व्यवसाय को अपनाया करते थे। और ख़ास बात ये थी कि जब लोग भोजन किया करते थे, भोजन करने के लिए जितने लोग होते थे सभी लोग अलग अलग थाली लिया करते थे, कोई सभी लोग एक थाली में नहीं खाया करते थे। दूसरी चीज़ और एक चीज़ ने और बताई कि भारत के जो लोग थे ये अपने जो दैनिक कार्य करते हैं उन दैनिक कार्यों में शगुन अपशगुन को ध्यान में रखा करते थे। इसके अलावा उसने क्या किया कि जो बहुत ही बड़ा भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने इसने एक चीज़ बताया कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग भारतीय खगोल और खगोल विज्ञान की व्यवस्था को
5 सिद्धांतों में बांट रखा है। 5 सिद्धांतों में कौन सा था? पहला था उसका पृथ्वी और उसका ग्रह यानी कि अर्थ और जो उसके प्लैनेट थे उनके बारे में। उसके बाद उनका आकार यानी कि उनका शेप और उनका घूमना यानी कि उनका रोटेशन। दूसरा था सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। दूसरा अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और इन सभी के जो पर्यवेक्षण के लिए जो इक्विपमेंट, जो उपकरण हमें लगते थे, वो सभी उन सभी पे भारतीयों की जो अवधारणाएं थी, इसका भी उल्लेख अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में किया है। इसके बाद दोस्तों जो समय शुरू होता है वो मोहम्मद गौरी का समय शुरू होता है। मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं अगर हम लोग, तो ये एक तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे मोहम्मद गौरी की देख पा रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों वो रहने वाला अफ़गानिस्तान का था। अफ़गानिस्तान में एक जगह थी जिसको हम लोग गोर बोला करते हैं। तो ये गोर नाम के स्थान पे था और उसने क्या किया, गजनी पे, अफ़गानिस्तान में ही गजनी था और गजनी में 1173 में से 1174 ईस्वी में क्या किया, गजनी पे अपना अधिकार जमा लिया करता है। और अधिकार जमाने के बाद वो भारत पर आक्रमण करने के लिए चल दिया करता है। और जब चलता है तो सबसे पहले पहुंचता है मुल्तान में और 1100 मुल्तान में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, 1175 ईस्वी में वो भारत के मुल्तान पर वो आक्रमण करता है। और वर्तमान में मुल्तान कहाँ है, तो वर्तमान में मुल्तान दोस्तों पाकिस्तान में है। तो मुल्तान पे क्या करता है, विजय प्राप्त कर लिया करता है। तो विजय प्राप्त करने के बाद फिर वो कहाँ चलता है, गुजरात की तरफ बढ़ने की कोशिश किया करता है। तो ये रहा गुजरात का एक छोटा सा मैप आप देख पा रहे हैं। तो जब वो गुजरात की तरफ चलता है तो वहाँ पे गुजरात में उसको क्या देखने को मिलता है कि वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम मूलराज सेकंड था या इनको भीम सेकंड के भी नाम से जाना करते हैं, तो ये चालुक्य वंश या सोलंकी वंश आप बोल सकते हैं, सोलंकी वंश के शासक थे। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आकर के अबू पहाड़ कहाँ है आपका, अबू पहाड़ जो माउंट आबू है वो आपके राजस्थान में है। तो अबू पहाड़ के पास वो क्या कर देता है, इसको मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया करते हैं। तो भारत आने के बाद मोहम्मद गौरी की ये पहली हार हुआ करती है। तो इस पराजय को देखते हुए मोहम्मद गौरी आगे के खतरे को समझता है और समझ करके फिर वो इस बार निर्णय लेता है कि वो अपना रास्ता बदलेगा और इस बार गुजरात ना जा करके वो पहुंचता है कहाँ पे, ये पंजाब में पहुंचा करता है और पंजाब पे आक्रमण किया करता है। और लगभग 1190 ईस्वी में क्या करता है, वो पंजाब को जीत लिया करता है। ये पंजाब का एक छोटा सा नक्शा जो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये गुजरात में पहले हमला करता है, गुजरात से हारता है, ये माउंट आबू राजस्थान पर हरा दिया जाता है। तो वहाँ से फिर ये अपना रास्ता ट्रैक करता है, चेंज करता है और चेंज करके पंजाब पे हमला करता है, पंजाब के पूरा भाग को जीत लेता है। अच्छा, जब वो पंजाब को जीतता है तो पंजाब को जीतने के बाद दोस्तों वो क्या होता है कि जो उसकी राजधानी है वो उसकी राजधानी दिल्ली से, पानीपत से और अजमेर से टच होने लग जाती है। तो अब अजमेर में जब टच होती है उसकी सीमा, तो अजमेर में शासन किसका था, पृथ्वीराज थर्ड का शासन था। ये मैं लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, PRITHIVI, पृथ्वीराज थर्ड का शासन रहता है उस समय अजमेर में, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जब सीमा क्या हुआ, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी, तो मिलने के कारण क्या हुआ, दोनों में है ना मतलब कि एक खींचातान होना प्रारंभ हो गई। तो जो खींचातान प्रारंभ होती है तो इसी का युद्ध या इसी का नतीजा आपको निकलता है तराइन का युद्ध या बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जानते हैं। तो बैटल ऑफ तराइन के बारे में जानने का पहले हम थोड़ा सा जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान की जो तस्वीर है ये आप अपने स्क्रीन पे दोस्तों देख पा रहे हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की कुछ तस्वीर है। और पृथ्वीराज चौहान क्या थे, जिस समय मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था उसी समय दोस्तों ये जो चौहान थे, जो चाहमान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, ये भी क्या करने लगे, अपने राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास कहता है दोस्तों कि ये बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर, साहसी और योग्य सेना नायक थे। और उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे राजपूत शासकों को पराजित किया था। राजपूत शासकों में जैसे चंदेल शासक था, परमार्दी देव शासक भी था। अच्छा, परमार्दी देव की बात करें तो उनमें 2
बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक थे जिनका नाम आल्हा और उदल नाम के दो बहुत ही प्रसिद्ध सेना नायक थे, और ये बहुत बड़े लड़ाकू थे। इन्होंने बहुत भीषण युद्ध किया। युद्ध करने के समय अनफॉर्चुनेटली वो आल्हा उदल उसी युद्ध में मारे जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष का एक स्थिति बन जाया करती है। तो जब संघर्ष की स्थिति बनती है तो ये संघर्ष की स्थिति ही आगे चल के तराइन के युद्ध का रूप ले लिया करती है। तो तराइन के युद्ध की बात अगर करें तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट होता है, यानी कि पहला जो तराइन का युद्ध हुआ करता है, वो 1191 ईस्वी में हुआ करता है। और तराइन की अगर बात की जाए तो तराइन आपका कहाँ है दोस्तों, तो तराइन आपका हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। और ये मोहम्मद गौरी क्या होता है, इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी हार जाया करता है। और जब मोहम्मद गौरी हार जाता है तो फिर मोहम्मद गौरी क्या करता है, 1 साल तक पूरी तरह से शांत रहा करता है। और मोहम्मद गौरी जब 1 साल तक शांत रहता है तो उस दौरान वो क्या करता है कि वो अपनी सेना को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया करता है। और सेना को शक्तिशाली बनाने के बाद वो क्या करता है, फिर से 1 साल बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पे फिर से आक्रमण किया करता है। दोनों के बीच फिर से तराइन के मैदान पे बहुत भीषण युद्ध हुआ करता है। और इस बार क्या होता है, जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का, तो इस बार इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाया करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी ऑलरेडी एक बार हार चुका था। तो ये भली भांति जानता था कि अगर मैंने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया तो ये फिर से बंदा मुझे हटा सकता है, मुझ पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 1194 ईस्वी में कन्नौज पे हमला करता है। और कन्नौज के उस समय जो शासक रहते हैं उन शासक का नाम रहता है जयचंद। जो जयचंद थे वो चंदावार नाम के एक स्थान पर पराजित हुआ करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर कन्नौज के शासक राजा जयचंद की तस्वीर है। और ये जो युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में, ये युद्ध होता है चंदावार नाम के स्थान पे हुआ करता है। और इसके अलावा मोहम्मद गौरी और जो उसके सेना नायक थे, इन लोगों ने बाकी स्थानों पे जैसे ग्वालियर हो गया, बयाना हो गया, बिहार है, बंगाल है, इन सब स्टेट्स को भी वो जीत लिया करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाया करती है। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुआ करती है तो उस समय तक वो क्या करते हैं, पूरा उत्तर भारत ये इनके कंट्रोल में आ जाया करता है। तो ये जो 1152 का, ये 1192 ईस्वी का जो तराइन का युद्ध होता है दोबारा से, या फिर बैटल ऑफ तराइन सेकंड भी हम इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये बहुत निर्णायक साबित हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीतता है। और मोहम्मद गौरी के जीतने की वजह से तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए जाते हैं। और जब तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोले जाते हैं तो यहीं से दोस्तों सल्तनत काल की शुरुआत हुआ करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ भारत जो हम टॉपिक लेकर के हम चल रहे थे, जो पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे, इस्लाम में भारत का आगमन, आज इसकी समाप्ति होती है। अब मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा सल्तनत काल की शुरुआत के बारे में। क्योंकि यहाँ से सल्तनत काल जब शुरू हो जाता है मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद, तो मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है तराइन का सेकंड बैटल, तो तभी से ही हालांकि देखा जाता है तो तराइन सेकंड वॉर के बाद ही सल्तनत काल की शुरुआत हो जाया करती है। तो जब ये मरता है मोहम्मद गौरी, तो इसके बाद जो हमारा अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, वो अगला टॉपिक अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो होगा सल्तनत काल की शुरुआत के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को दबा करके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।